नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक यादव। स्वागत है आपका हमारे इस इनब चैनल पे। मैं काफ़ी समय से सोच रहा था कि क्यों ना हम एक करंट इश्यूज़ पे जो कि कंटेम्परेरी इश्यूज़ हैं, उस पे डिस्कशंस करें। तो इस डिस्कशन के सीरीज़ में सबसे पहला टॉपिक होगा हमारा कि जो पीडीएस है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, क्या ये आज के समय में एक सक्सेसफुल मॉडल है कि नहीं है? पीडीएस का मतलब क्या है कि जो ये राशन की दुकानें होती हैं, जहाँ से राशन लिया जाता है, आप लोग ने सुना होगा एपीएल, बीपीएल, इनके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो इन परिवार में आप लोग का दोबारा से स्वागत करते हुए इस वीडियो को हम आगे की ओर ले चलते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा आता है कि पीडीएस क्या है। व्हाट इज़ पीडीएस? पीडीएस मीन्स पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। अच्छा, जिसको हम आम भाषा में राशन की दुकान कहते हैं। तो अब ये आता कौन सी मिनिस्ट्री में है? सबसे पहला सवाल हमारे अंदर ये उठता है। तो ये सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, आता है मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट में। तो आप लोग को कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताना है कि ये मिनिस्ट्री किस मिनिस्टर के अंडर में है। और एक सवाल मैं और आपसे पूछना चाहता हूँ, कहीं ना कहीं वो पीडीएस से लिंक होता है, वो है एफसीआई। ठीक है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो आपको बताना है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो है, क्या वो किसी मिनिस्ट्री के अंदर आता है या वो एक पीएसयू है? ठीक है, तो आप इसको ज़रूर गूगल पे सर्च करें और कमेंट बॉक्स में टाइप करें। नाउ व्हाट इज़ अ मेन फंक्शन ऑफ द पीडीएस? पीडीएस का काम क्या है, क्या कारण है पीडीएस का होने का? देखो, ये बात है वर्ल्ड वॉर सेकेंड की। जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड ख़त्म हुआ तो हमारे चारों तरफ हमने ये ऑब्ज़र्व किया, या कंट्रीज़ ने ये ऑब्ज़र्व किया कि सभी लोगों के बीच में खाने को लेकर एक इनसिक्योरिटी बन गई है। ठीक है, जो फूड है वो हर किसी के पास एम्पल अमाउंट में नहीं पहुंच रहा है। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट ने ली कि वो जो ग्रेन्स है, जो खाने की चीज़ें हैं, उनका एक डिस्ट्रीब्यूशन कर सके और लोगों को अफोर्डेबल रेट पे उन्हें उनके फूड ग्रेन्स प्रोवाइड कर सकें। तो इसके अंदर जैसा कि हमें पता है कि बहुत ही सब्सिडाइज्ड रेट पे, जो कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत जो रेट डिसाइडेड करे गए हैं, उन रेट्स के तहत हमें जो फूड ग्रेन्स मिलते हैं, इसमें वीट है, राइस है, और काफ़ी जगहों पे केरोसिन ऑयल, शुगर और पल्सेस भी दी जाती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। अब जो मेन हमारा जो देखेंगे हम, जो मेन प्रॉब्लम्स हैं पीडीएस में, वो कहीं ना कहीं इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज से लिंक्ड है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज आखिरकार बनती किसकी है। तो इससे पहले ये समझना आवश्यक है कि जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वो आता कौन से रिस्पॉन्सिबिलिटी में है, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज इस पे बनती है। तो देखिए, ये एक तरीके से पूरी तरीके से सेंटर और पूरी तरीके से स्टेट, इन दोनों के हाथ में नहीं है ये। इन दोनों का एक तरीके से आप कह सकते हो जॉइंट प्रोग्राम है। इसमें सेंटर की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ स्टेट की होती हैं। मैं आगे आने वाली स्लाइड में आपको दिखाऊंगा कि क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर की है और क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट की है, और इस पर हम एकदम क्रिस्टल पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे। तो देखिए, बहुत ही आसानी से आप इसको समझ सकते हैं। जो ये आपको दिख रहा है फ्लो चार्ट, इस फ्लो चार्ट में देखिए, देखिए कहानी स्टार्ट होती है फार्मर और प्रोड्यूसर से। जैसे कि मान लीजिए कि किसी एक फार्मर ने वीट उगाया, तो होगा क्या कि गवर्नमेंट उससे परचेज करेगी। तो गवर्नमेंट कैसे परचेज करेगी? एमएसपी पे परचेज करेगी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे, कि हम मिनिमम टू मिनिमम इस रेट पे तो आपसे परचेज कर ही लेंगे। तो इससे अब मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस किस लिए लाया गया। देखिए, एक्चुअली में क्या था कि कहीं अलग अलग रीजन्स में लोग, किसान जो थे वो अपने फसलें उगाते थे। तो होता क्या था कि क्लाइमेटिक कंडीशंस कहीं कहीं ऐसी हो जाती थी कि किसानों को मतलब बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ता था उनकी फसलों पे। तो एक पैदावार सही नहीं हो पाती थी। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट ने ली कि अगर आपकी फसल खराब भी हो जाती है या कुछ भी हो जाता है, हम आपसे इस रेट पे तो प्रोक्योरमेंट या खरीद हम लेंगे ही लेंगे। ठीक है, तो आते हैं हमारे पास, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि फार्मर से। सपोज करिए वीट, इस फार्मर की जो वीट है, उसने वीट को उगाया। अब गवर्नमेंट क्या करेगी? उसे एमएसपी पे खरीद लेगी। ठीक है, एमएसपी से ज़्यादा पे भी खरीद सकती है, कम पे भी खरीद सकती है, डिपेंड करता है उस वक्त की सिचुएशन पे। ठीक है ना, होगा क्या कि जो ये जो फार्मर के ग्रेन्स हैं, जितने इसकी फूड क्रॉप्स हैं, उसको पूरी तरीके से लेकर हम कहाँ करेंगे? बैक स्टे मतलब कि बैक एंड में रखेंगे, जो कि एफसीआई है। ये क्या करती है? एक तरीके से बफर स्टॉक को मेंटेन करके रखती है।
ठीक है, कि आने वाले समय में जब भी ज़रूरत पड़ेगी तो हम यहाँ से निकाल पाएंगे। जैसे लेटेस्ट अभी एक स्टेटमेंट बनाई गई थी, तो उन्होंने कहा था कि कोरोना वायरस के इस केस में हमारे भारत के पास एम्पल अमाउंट में अनाज है, जिससे 1-2 महीने तक आराम से अनाज बांटा और दिया जा सकता है। ना यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि अब जो ये फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के अंदर जो बफर स्टॉक है, यहाँ से ट्रांसपोर्टेशन होगा, अलग अलग स्टेट्स में जाएगा। अब यहाँ तक रिस्पॉन्सिबिलिटी है सेंटर की, नाउ रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टार्ट होती है स्टेट की। अब स्टेट का क्या काम है कि वो ये देखेगी कि कौन कौन फैमिली एलिजिबल है, कौन कौन फैमिली को ये राशन पहुंचना चाहिए, क्या प्रोसीजर होना चाहिए, कहाँ कहाँ दफ्तर खुलने चाहिए, क्या एक तरीके से किस तरीके से लोगों के पास एफिशिएंट मैनर में इस चीज़ को पहुंचा देनी चाहिए। तो इस तरीके से कुछ लास्ट में जाके आपके पास जो राशन की दुकान है, फेयर प्राइस शॉप, यहाँ पर जाकर आपके पास राशन उपलब्ध होता है। देखिए, इसके अंदर आपको काफ़ी अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। ये एक फ्लो चार्ट है, आप इस वीडियो को पॉज करके एक बार इसे समझ सकते हैं और देख सकते हैं। अब यहाँ पर जो मैंने लिखा है कि स्टेट की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मैंने बताया आपको कि आइडेंटिफिकेशन होता है कि एलिजिबल फैमिली कौन कौन सी है, राशन कार्ड किसको इशू करने हैं, या फेयर प्राइस शॉप का विजिलेंस कैसे होगा, सुपरवाइज कैसे किया जाएगा, प्रोसीजर क्या होगा, ये सब अभी हम देखेंगे भी। और इनमें क्या क्या कमियां आ रही हैं और इन कमियों को किस तरीके से दूर किया जा सकता है, वो हमारा मेन इशू रहेगा। अब मैं इससे पहले आपको दो चीज़ें बताना चाहता हूँ। एक है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, एक हम पढ़ेंगे रिवैम्प्ड और एक हम पढ़ेंगे टारगेटेड ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। क्यों? देखिए, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को तो इम्प्लीमेंट कर दिया गया 1960s में, 1960 के बाद में उसे इम्प्लीमेंट कर दिया गया ना। बहुत सारी प्रॉब्लम उठ के आ रही थी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे पास ये थी कि आखिरकार हम लोगों तक पहुंचेंगे कैसे। इंडिया के केस की मैं बात करता हूँ। इंडिया में देखेंगे आप कि कहीं पर पहाड़ है, कहीं पर काफ़ी एक तरीके से टफ टेरेन है, कहीं डेजर्ट पड़ जा रहा है, तो ना ट्रांसपोर्टेशन में बहुत दिक्कतें महसूस होने लगी। तो हमने क्या करा, रिवैम्पेशन किया। रिवैम्पेशन का मतलब हम क्या करेंगे, सुधारेंगे। जिन जिन हमें कमियां जिन जिन एरियाज़ में लग रही हैं, हम उनको सुधारने की कोशिश करेंगे। तो हमारी कोशिश रहेगी कि हम हिली एरियाज़ में, वो एरिया जहाँ पर आसानी से राशन नहीं पहुँच पा रहा है, उन एरियाज़ को हम व्यू पॉइंट में लें और किस तरीके से हम वहाँ तक पहुँचा पाएँ, ये हमारा मेन एजेंडा था। तो अब देखिए, ये इस तरीके से समझिए कि ये पूरी तरीके से ऑल इंडिया कवरेज हुआ। ठीक है, कि अब स्टेट्स में राशन किस तरीके से पहुंचाया जाएगा, वो रिवैम्प्ड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के तहत कर दिया गया। फिर 5 साल बाद 1997 में जब हमने देखा कि अब हम स्टेट तक तो राशन पहुंचा पा रहे हैं, तो क्या हम उन लोगों को राशन पहुंचा पा रहे हैं जिनको हमें बेसिकली देना है या नहीं देना है। ठीक है, तो इस चीज को करने के लिए हमने लाया टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। टारगेटेड का मतलब उन टारगेट लोगों को हम राशन प्रोवाइड कर पाए। तो अब इसके अंदर आया कॉन्सेप्ट जो आप बहुत सुना होगा, बीपीएल और एपीएल का, बिलो पॉवर्टी लाइन एंड अबव पॉवर्टी लाइन। तो ये सिस्टम यहाँ से उत्पन्न होता है। अब चलिए हम आते हैं अपने मेन एजेंडाज पे। पहला एजेंडा ये है कि भाई ये बताइए सबसे पहले कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का फ़ायदा क्या है। तो देखिए, इसके फ़ायदे को एक बहुत ही ब्रॉड वे में समझना बहुत आवश्यक है। सबसे पहला फ़ायदा होता है कि इंश्योरिंग फूड सिक्योरिटी। इंश्योरिंग फूड सिक्योरिटी का मतलब क्या है कि बहुत सारा हमारे समाज में ऐसे वर्ग रहते हैं जहाँ पर खाना नहीं पहुंच पाता है, जहाँ पर अनाज नहीं पहुंच पाता है। तो उन अनाजों को पहुंचाने का एक दायित्व बनता है समाज का, एक सोसाइटी का, एक स्टेट का। तो गवर्नमेंट इस सिस्टम के जरिए लोगों को एक तरीके से फूड सिक्योरिटी दे रही है कि अनाज आपको इस दरों पे, कम से कम दरों पे मुहैया कराया जाएगा। दूसरा आता है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्रेन्स। इसे समझने के लिए हम ऐसा समझते हैं कि हमारे जो एरियाज़ हैं, जो हमारे स्टेट्स हैं, तो कोई कोई स्टेट ऐसा है जहाँ पर किसी एक पर्टिकुलर क्रॉप की बहुत ज़्यादा ही प्रोडक्शन होती है। जैसे कि वीट, राइस, जैसे कि राइस की प्रोडक्शन होती है, मान लीजिए वेस्ट बंगाल जैसे इलाके में, पंजाब में, तो यहाँ पर राइस की प्रोडक्शन बहुत ही हाई लेवल पे होती है। पर अगर आप नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की बात करें, जम्मू कश्मीर की बात करें,
तो यहाँ पर क्या होता है, डिफिशिएंट होता है राइस का प्रोडक्शन, क्योंकि वहाँ की एनवायरनमेंट अनुकूल नहीं है। तो इस बात को गौर करते हुए ये सरकार ने क्या करा, इस सिस्टम को इस्तेमाल करके हमने एक तरीके से इक्वेलिटी को लाया कि किस तरीके से जहाँ पर सरप्लस अमाउंट के अंदर ग्रेन्स हैं, फूड है और अनाज है, उसको किस तरीके से हम डिफिशिएंट इलाकों में पहुंचा सके जहां पर ज़रूरत है। थर्ड है बफर स्टॉक मैकेनिज्म। बफर स्टॉक मैकेनिज्म का मतलब ये समझिए कि हमने बैकएंड में फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया बनाया है। अभी फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को बनाने का ये हमारा मेन रीज़न रहता है कि अगर मान लीजिए परिस्थितियां हमारे अनुकूल नहीं होती हैं, कोई दिक्कत परेशानी आती है, तो इस जगह से हम लोग फूड ग्रेन्स ले सकते हैं। और redistribution of food grains, that is similar to redistribution of grains. Now coming to the issues of PDS. अब पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के साथ क्या क्या मेन इश्यूज हैं। सबसे पहला इशू आता है कि बेनिफिशरीज, जैसा कि आप लोगों ने ये बहुत बार सुना होगा कि जो ज़रूरतमंद है उनके नाम उसमें नहीं है, या वो लोग जिनकी ज़रूरतमंद नहीं हैं, जो कि एवं बहुत हाई इनकम है उनकी, वो इस लिस्ट में इंक्लूड हो जाते हैं, राशन की लिस्ट में। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। दूसरी प्रॉब्लम आती है ब्लैक मार्केटिंग, इससे तो कोई भी अनभिज्ञ नहीं है। तीसरी प्रॉब्लम जो है, जो समझने में दिक्कत हो सकती है, वो है एनवायरमेंटल इश्यूज़। देखो एनवायरमेंटल इश्यूज़ कैसे होता है कि अब हमें पता चला सरकार जो है वो राइस और वीट की प्रोक्योरमेंट ज़्यादा करेगी, राइस ज़्यादा खरीदेगी। तो अब क्या करा गया, पंजाब जैसे इलाकों के एग्जांपल लेते हैं, तो वहाँ लोगों ने बाकी क्रॉप्स को हटा के राइस की प्रोडक्शन पर ज़्यादा जोरदार दिया, क्योंकि उसका जो बिकना है गवर्नमेंट उसे परचेज करेगी ही करेगी, क्योंकि उसे ये ज़रूरत है पीडीएस सिस्टम के थ्रू लोगों तक पहुंचाने के लिए। तो ये कहीं ना कहीं इससे पानी की जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा अप लेवल चले गई राइस के खेती के लिए। तो अल्टीमेटली ये एक दिक्कत का कारण बन गया, मीथेन गैस का उत्पन्न होना ज़्यादा हो गया। अगला आता है डिपेंडेंसी ऑन पर्टिकुलर क्रॉप्स। अब मैंने जैसे पहले ही बताया कि मेन जो क्रॉप्स हैं जिनसे पैसे आने हैं, वीट और राइस, लोग इनकी खेती ज़्यादा करने लग गए रेदर देन उन क्रॉप्स की जो अलग और जो और भी क्रॉप्स हमें उगानी चाहिए। नेक्स्ट आता है इशू विद प्रोक्योरमेंट एंड स्टोरेज। स्टोरेज फैसिलिटीज़ में आप लोगों ने बहुत बार सुना भी होगा कि एफसीआई में चूहे इतने ज़्यादा हैं कि वहाँ के ग्रेन्स बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं, गरीबों में नहीं बांट पाते हैं। तो ऐसे इश्यूज भी सुने गए हैं। अब आते हैं कि क्या क्या वे फॉरवर्ड है, क्या क्या कारण है, या क्या क्या हमारे पास ऐसे ज़रिए हैं जिससे हम इस चीज़ को सुधार सकते हैं। देखिए सबसे पहला है टेक्नोलॉजी इंक्लूजन, मतलब कि टेक्नोलॉजी का सहारा लेना। जैसे कि आपने सुना होगा कि आधार कार्ड से लिंक करा गया है राशन कार्ड्स को, तो इससे कहीं ना कहीं एक तरीके से ट्रांसपेरेंसी आती है सिस्टम में। कहीं ना कहीं हम ये देख पाते हैं कि कितना राशन किसको मिल रहा है, कहाँ ले रहा है, किसने लिया है, कहाँ जा रहा है, एक डिटेल्स ऑटोमेटिकली सेव हो जाती हैं। सेकंड आता है डिजिटलाइजेशन ऑफ राशन कार्ड्स। राशन कार्ड डिजिटल होते हैं, उससे फेक राशन कार्ड बनने में कम चांसेस हो जाते हैं, क्योंकि उसकी वेरिफिकेशन या ऑथेंटिकेशन ऑनलाइन उसी वक्त करी जा सकती है, और ये गवर्नमेंट डेटा में ये चीज़ सेव हो जाती है। पहले जो राशन कार्ड बना करते थे वो जस्ट डिजिटल नहीं होते थे, वो क्या होते थे, एक हार्ड पेपर पे होते थे। तो पूरी एक प्रोसीजर को रखना संभालना ये बहुत ही एक कह सकते हैं बहुत बड़ा काम हो जाता था, पर डिजिटलाइजेशन के कारण हमने इस काम को स्मॉल कर सकते हैं और इसे बहुत एफिशिएंट मैनर में चला सकते हैं। अगला है इन्वॉल्विंग मोर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स एंड एनजीओस। देखिए प्रॉब्लम क्या है कि आपके मोहल्ले में या आप जहाँ रहते हैं उस इलाके में अगर एक राशन की दुकान है, ठीक है, तो उसके नियंत्रण के लिए स्पेशल विजिलेंट ऑफिसर्स रखे जाते हैं। अब वो जो विजिलेंट ऑफिसर होते हैं वो खुद ही गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स हैं, ठीक है। तो एक होता है कि जो लोग राशन ले रहे हैं, पहली बात तो ये होती है कि राशन लेने वाले जो लोग हैं वो एक छोटे वर्ग से आते हैं, जो जिनकी इनकम कम है, जो लोग ज़्यादा गवर्नमेंट की मतलब एक तरीके से जो सिर्फ अपने रोज अपने खाने पीने पे निर्भरता रखते हैं। पर अगर मान लीजिए कि अगर समाज में से ही हम कुछ ऐसे बंदों को दायित्व दे दें कि वो सभी लोग उस राशन के दुकानों पे एक तरीके से नज़र रख सकें, ठीक है, ताकि कितना आ रहा है कितना जा रहा है, तो इससे क्या हो कि अकाउंटेबिलिटी बढ़ती है राशन के दुकान के मालिक की,
विद द पीपल। अगला है एसएमएस बेस्ड मैसेजिंग। ये तो आज भी प्रचलन में है, क्योंकि इसके कारण क्या है कि एक जब राशन ले लिया जाता है तो एक मैसेज जाता है कि इतना राशन आपके इस नाम पे इशूड हो चुका है। इससे भी एक ट्रांसपेरेंसी बनी है। और नेक्स्ट है जीपीएस। जीपीएस ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। एक मैंने जस्ट एक फुल फॉर्म बताई है। तो अब जीपीएस का क्या काम है, इस बात को समझते हैं। देखिए, पंजाब में ही एक केस आया था कि ट्रक्स जाते हैं और बीच में क्या होता है कि गुड क्वालिटी ऑफ ग्रेन्स आते हैं, पीछे से जो अनाज आ रहा है वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है, पर उसको बीच में ही एक्सचेंज कर लिया जाता है, या जहाँ उसे जाना है वो वहाँ नहीं जा पा रहा है। ठीक है, तो जीपीएस सिस्टम से हम ये देख सकते हैं कि जो ट्रक्स जिसमें ये ग्रेन्स लोड होके जा रहे हैं वो कौन सा रूट फॉलो कर रहे हैं, किस प्रोसीजर से जा रहे हैं। ठीक है, तो एक मतलब एक तरीके से अकाउंटेबिलिटी बनाई जा सकती है, हम नियंत्रण रख सकते हैं कि एक हमारे पास रहेगा कि इस रूट को फॉलो करा है। ठीक है, तो एक तरीके से जहाँ से स्टार्टिंग है वहाँ और कहाँ पर एंड करा है, इसका पूरा एक डेटा हमारे पास रहेगा, तो वो हम इससे देख सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे अलग अलग भी हैं, मैंने सभी इंक्लूड नहीं करें, आप लोग खुद सोचिए और क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, नेक्स्ट मैं कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स बताना चाहता हूँ, इसके बाद हम थोड़ा बहुत कंक्लूज़न पे आएंगे कि नाप तोल करेंगे कि मेरिट्स और डीमेरिट्स क्या हैं। ठीक है, सबसे पहला हमारा जो टर्म है वो है यूनिवर्सल पीडीएस। तमिलनाडु पहला स्टेट बना जिसने यूनिवर्सल पीडीएस का सिस्टम लागू करा। अभी हमने पहले कुछ स्लाइड्स में देखा कि किस तरीके से एपीएल और बीपीएल में हमने क्लासिफिकेशन करी, पर तमिलनाडु सरकार ने कहा कि देखिए हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, हम क्या करेंगे जितने भी लोग हमारे यहाँ हैं हम सभी को सब्सिडाइज रेट पे देंगे फूड ग्रेन्स। तो ये आता है यूनिवर्सल पीडीएस। अच्छा, मैं आप लोग के नॉलेज के लिए भी बताना चाहूँगा। चलिए मुझे आप बताइए कि सबसे पहले जो मिड डे मील प्रोग्राम जब आया, और मिड डे मील प्रोग्राम जो है वन ऑफ द ओल्डेस्ट है, 1925 में आया था मद्रास में। तो आप मुझे ये बताइए कि सबसे पहले इंडिया इंडिपेंडेंस होने के बाद ऑफिशियल रूप से कहाँ पर लागू करा गया, किस स्टेट में। ठीक है, अगला टॉपिक है हमारे पास फूड ट्रांसफ़र वर्सेस पीडीएस। देखिए, अभी कुछ ऐसी मांग बीच में उठी कि जो फूड ग्रेन्स की सप्लाई करी जाती है, तो इसमें बहुत ज़्यादा मैकेनिज़्म इन्वॉल्व है। राशन की दुकान खोलो, फिर फूड ग्रेन्स को बैक एंड में रखो, फिर प्रोक्योरमेंट करो, लेकर जाओ, लेकर आओ। तो गवर्नमेंट का बहुत टाइम प्रोसेस लग रहा है इसके अंदर और बहुत ही एक्सपेंडिचर लग रहा है, क्योंकि आप देखेंगे ये रेट्स प्लस ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस बहुत ही ज़्यादा हैं। ठीक है, वो मार्केट लेवल को भी क्रॉस कर जाते हैं, मार्केट प्राइस को भी, और गवर्नमेंट उन्हें बेचती है 2 रुपये और 3 रुपये के हिसाब से। तो इससे गवर्नमेंट के जो एक्सचेक्योर है, जो राजकोष है, उसमें बहुत ही बड़ा घाटा होता है। तो बहुत लोगों की सजेशन है कि क्यों ना हम लोग इस पीडीएस सिस्टम को कैश ट्रांसफ़र से रिप्लेस करें, यानी कि डायरेक्ट ही हम लोगों के खातों में पैसे भेज देंगे और वो उन्हें जौन से अनाज चाहिए होंगे, जो उन्हें चीज़ें चाहिए होंगी, वो लोग खुद खरीद सकते हैं। देखिए, इसके एक फ़ायदा और एक नुकसान मैं आपको बताना चाहूँगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले फ़ायदा क्या है। फ़ायदा ये है कि पीडीएस सिस्टम के थ्रू उन्हें सिर्फ गेहूं और चावल खरीद सकते हैं वो जाके दुकान, वहाँ राशन की दुकान पे। मगर अगर उन्हें कैश ट्रांसफ़र किया जाएगा तो वो अपने हिसाब से अन्य फसलों को भी अन्य अनाजों को भी खरीद सकते हैं। जैसे कि किसी को अगर दलिया खरीदनी है तो वो खरीद सकते हैं, कहीं पर मान लीजिए कुछ और फसल पल्सेस खरीदनी है तो वो उसे खरीद सकते हैं। पर इसका घाटा क्या है, इसका घाटा आप इकोनॉमी की टर्म से समझेंगे। जब कैश ट्रांसफ़र बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं अ, हमारे जो मार्केट्स हैं उसमें इन्फ्लेशन क्रिएट कर देगा। चलिए छोड़िए, कोई बात नहीं, अगर इस टर्म को आप नहीं भी समझ पा रहे हैं तो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। अगला जो है हमारे पास टर्म वो है फूड कूपन। तो फूड कूपन इज समथिंग सिमिलर टू कैश ट्रांसफ़र। इसमें कहा कि हम क्या करेंगे, आपको एक फूड कूपन देंगे, आप जाएंगे दुकान पर उस फूड कूपन से परचेज़ कर लेंगे, और बाद में हम जिस दुकान से आपने उस फूड कूपन से परचेज़ करा है उस दुकानदार को हम उस फूड कूपन के बदले उतना प्राइस पे कर देंगे। ये यूपीए गवर्नमेंट का एक तरीके से प्लान था। तो मैं आशा करता हूँ आप लोग को मेरी जो बताई हुई सारी चीज़ें हैं इसे आपने बड़े ध्यान से सुना होगा।
तो आइए आते हैं नतीजों पे कि क्या ये प्रोसेस एक तरीके से प्रॉफिटेबल हुआ या इसमें गवर्नमेंट का बहुत बड़ा लॉस हो रहा है। देखिए, अगर आप एक सोशलिज्म तौर पे सोचेंगे कि समाज का एक दायित्व बनता है कि ऐसी कुछ नीतियां होनी चाहिए जिससे समाज के अंदर समांतर, एक तरीके से समांतर स्टेज बनाए जा सके परफॉर्मेंस के लिए। तो आप देखेंगे पीडीएस जैसी पॉलिसीज की बहुत ही आवश्यकता है आज के समय में, बिकॉज वी आर वन ऑफ द कंट्रीज हु आर हैविंग द हाईएस्ट नंबर ऑफ हंगर्स एंड अ वेरी हाई रैंकिंग इन द पोवर्टी। भुखमरी में तो वैसे भी हमारी हालत बहुत ख़राब है, ठीक है, और पोवर्टी में भी हमारी हालत बहुत ऊपर है। तो ऐसी चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए पीडीएस जैसी चीज़ें बहुत ही आवश्यक है। पर इसका एक सही तरीके से सुचारू रूप से काम ना होना, जिन लोगों को ज़रूरतमंद है उन तक राशन ना पहुंचना, ये कहीं ना कहीं इसके अंदर एक बैड इम्प्लीकेशंस लगाता है। तो एट द एंड ऑफ अ वीडियो, थैंक यू ऑल ऑफ़ यू। और आप लोग को क्या लगता है, क्या सुझाव होने चाहिए, क्या विचार होने चाहिए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। थैंक यू। और इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आप कौन से टॉपिक पे आप चाहते हैं हम वीडियो बनाएं, डिस्कशन करें, तो वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिए। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।